चलिए आगे लेके चलते हैं अपनी मार्केट की बातचीत। मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ आशीष सोमाया है, व्हाइट ओक एएमसी के एमडी एंड सीईओ। आशीष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, आपसे बात कर रहे हैं बहुत दिनों बाद। अच्छा लग रहा है आपको देख के, ऑल टाइम हाई करीब है। आपकी क्या राय? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बाजार काफी डिवाइडेड है। एक कहता है कि नहीं साहब, फैक्टर एकदम अलाइन हो रहे हैं, तेजी यहां से बन सकती है। दूसरे कह रहे हैं ऑलरेडी बहुत तेजी हो गई है, गिरावट आएगी। आप किस तरह टिल्टेड है? अजय जी, आई डोंट थिंक कि बहुत तेजी हुई है। डेफिनेटली 2022 में एक तरफ सेक्टर रोटेशन हुआ और अब काफी मैक्रोस चेंज हो गए तो फिर से दूसरी तरफ सेक्टर रोटेशन हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अक्टूबर 2021 में हम लोग 18,400-500 पे थे निफ्टी में। फिर हमने नवंबर दिसंबर 22 में सेम लेवल देखा और आज फिर हम उसी लेवल को क्रॉस करने के स्ट्रगल में हैं। तो 18 से 20 महीने हो गए मार्केट इसी लेवल में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन इन 18 से 20 महीनों में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स एक तरह से आप देखें तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स बरकरार है, कोई बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है फंडामेंटल्स को। और दूसरी तरफ जितने भी मैक्रो हेडविंड्स थे, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के हो, एफआई सेलिंग को लेकर के हो, यूएस की आर्थिक व्यवस्था, कमोडिटी प्राइसेस, और अब देखिए आप इंटरेस्ट रेट साइकिल भी ये पॉज यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट रेट साइकिल भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो गई है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हम लोग वी आर लकी कि लास्ट ईयर जितनी हानि हो सकती थी उतनी हुई नहीं क्योंकि फंडामेंटल्स बरकरार रहे। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी का साल, 1.5 साल, 2 साल का भी अगर पर्सपेक्टिव है तो अपसाइड पॉसिबिलिटी काफी पॉजिटिव रहेगी। आशीष, ये जो अपसाइड की आप बात कर रहे हैं कि 1-2 साल का व्यू लेके उसके बियॉन्ड व्यू लें तो अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पे, उसके ट्रिगर्स क्या होंगे? अर्निंग्स ग्रोथ, या आपको लगता है रेट साइकिल रिवर्स करेगा, वो भी इक्विटीज को काफी हद तक सपोर्ट करेगा? कौन से 2-4 बड़े ट्रिगर्स आप देखते हैं जिसकी वजह से ये लीड होगी रैली? मैं अटेम्प्ट करूंगा थोड़े हियर एंड नाउ, जैसे शॉर्ट टर्म, नियर टर्म जो मैंने बताया उसकी, और थोड़ा एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल की भी पॉसिबिलिटी है। तो लॉन्गर टर्म की पहले बात करते हैं अजय जी। जो भी मुझे समझ में आता है, अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा एफआईआई फ्लोज, हम लोग हर दिन एफआईआई फ्लोज देखते हैं, लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस पे या थोड़े लंबे बेसिस पे देखें तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द टाइम जहां पे सबसे ज्यादा एफआईआई फ्लो आया था वो जब अमेरिका में मंदी देखने को मिली 2009-10 में। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 महीनों में हमारे पास 49 से $40 बिलियन का एफआईआई फ्लो आया था। उसके बाद अगर आप 2010 से लेकर के 2021 देखें तो कभी 5 बिलियन प्लस, कभी 10 बिलियन माइनस, कोई बहुत ज्यादा, जितना हमारा मार्केट कैप है उसके मुकाबले में कोई बहुत ज्यादा एफआईआई फ्लो, बहुत बड़ा पॉजिटिव या बहुत बड़ा नेगेटिव हमको पिछले 10-12 साल में देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट सबसे बड़ा देखने को मिला जो मैंने बताया 2019 में, और उसके बाद सीधा आप देखिए कोविड के बाद ब्रीफली 2021 में। तो पास्ट हिस्ट्री ये बताती है कि अगर अमेरिका में आर्थिक व्यवस्था में अगर समझिए कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है या एक तरह से अगर मंदी है तो ये देखने को मिलता है कि समझिए वहां पे इंटरेस्ट रेट्स में भी थोड़ी गिरावट दिखती है, डॉलर भी थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देता है और थोड़े समय के लिए अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में समझिए मंदी आती है। तो नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फ्लो का माहौल थोड़ा पॉजिटिव बन सकता है। तो एक तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है क्योंकि पिछले 10 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फंड फ्लो मैं कहूंगा हेडविंडेड था, और पिछले 2-3 महीने से जो टेल विंडेड हुआ है वो मुझे नहीं लगता है शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है कि ये लास्टिंग है और ये थोड़े समय के लिए 1-2 साल हम लोगों को एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल सकती है। तो ये एक था। बट ऑब्वियसली मैं ये केस नहीं बना रहा हूं कि खाली फ्लोज की वजह से मार्केट चलना चाहिए। दूसरा मैंने ये भी बताया जैसे कि आप देखिए पिछले साल 1.5 साल में जब पूरे मैक्रो हेडविंड्स थे तो हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी या जो आरबीआई की मैनेजमेंट थी या जो भी हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लोज, कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्थ ओवरऑल अगर आप देखें और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखें तो हमने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है। जितनी हानि हो सकती थी ऐसे हेडविंडेड माहौल में उतनी हानि हुई नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, और जैसा आपने बताया रेट साइकिल चेंज होने से भी क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रहा है, और सही समय पे रेट साइकिल भी अगर चेंज होगा तो और सपोर्ट मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो दीज आर द फैक्टर्स। मुझे एक लग रहा है कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड में भी चेंज है, और अगर आप 1-2 साल की बात करें
तो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन और कॉर्पोरेट सिचुएशन भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। आशीष, मैं रेट रिवर्सल का एक और एकदम पिन पॉइंटेड सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि रेट्स का बढ़ते रहने में, जैसे पिछले 18 महीने में रेट्स बढ़ते गए, ग्लोबली भी हमारे यहाँ थोड़ा कम उससे अनुपात में लेकिन बढ़े हैं। आगे 18 महीने में अगर रेट साइकिल शुरू होता है, अगर मान लीजिए दिसंबर के बाद भी होता है, अगले साल भी, तो वो जो है इक्विटीज के ऊपर क्या असर दे सकता है? अगर अब हम 15-18 महीने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर अगर रेट कट साइकिल भारत में भी शुरू होता है, तो उसका असर, ये सपोर्ट भारत के स्टॉक मार्केट को कैसे मिलेगा? एक्चुअली अजय जी, एक्चुअली अब 2022 की अगर आप बात देखें तो हमारे पास दो चैलेंजेस थे। एक तो पोस्ट कोविड हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी था, और दूसरा हमारी डोमेस्टिक पोस्ट कोविड जो भी सिचुएशन हो, रियलिटी इसके अगर अमेरिका में इस तरीके का इन्फ्लेशन है और इस तरीके की इस कदर भारी इंटरेस्ट रेट्स में उछाल है, तो हमारी करेंसी और हमारा एक्सटर्नल मैक्रो कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए भी रेट हाइक करना अनिवार्य हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि पिछले साल हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे डोमेस्टिक नॉर्मलाइजेशन और साथ ही साथ अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना, दोनों चीजें रेलेवेंट थी या इम्पोर्टेंट थी। इस साल अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैक्रो प्रेशर है, आपको ये मेरे बोलने की बात नहीं, आपको करेंसी में स्टेबिलिटी दिख रही है, आपको एफआई फ्लोज नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं, डॉलर ने भी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी है, और कमोडिटीज और ऑयल में भी जितना पिछले साल का जितना उछाल था वो अभी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका में मंदी की बात हो रही है और चाइना की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो तेल और कमोडिटी में बड़ा उछाल क्यों आएगा? तो अगर आप आज की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट का पूरा ध्यान जो है या फोकस है वो केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेकर के रह गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो प्रेशर था वो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि हमारे पीछे निकल गया अब। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट निर्भर रहेगी, और डोमेस्टिक फैक्टर में भी ये दिख रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कंट्रोल में है, और साथ ही साथ जब एक इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तब अगर इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर थोड़ा हट जाए और अगले 6 महीने 12 महीने में अगर हम सोचें कि एक इंटरेस्ट रेट्स में, चलिए रिजर्व बैंक कट करने में थोड़ा समय भी लगाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो आपको दिख रहा है कि रेट्स का प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, थोड़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलती है इंटरेस्ट रेट्स में, तो वैल्यूएशंस को एक बॉयंसी मिलती है। दूसरी बात है ऑब्वियसली अगर आप देखें कंज्यूमर डिमांड, हाउसिंग डिमांड, मॉर्गेज रेट्स, इस पे भी एक तरीके से आपको थोड़ी बॉयंसी या पॉजिटिविटी या उसकी डिमांड बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स है या इन्वेस्टमेंट्स है, ऑफकोर्स सारे प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स केवल इंटरेस्ट रेट को देख करके तय नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसका भी एक सपोर्ट रहता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स का अपवर्ड डायरेक्शन है तो काफी इन्वेस्टमेंट्स पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बिनाइन या एटलीस्ट फ्रेंडली जोन में है तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन नहीं होंगे या एटलीस्ट उसकी बाधा नहीं रहेगी। तो आई थिंक दैट इंटरेस्ट रेट एक तरीके से सॉफ्टनिंग होना या फ्रेंडली जोन में रहना डेफिनेटली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स या निवेशकों की बात करूं तो 6 से 12 महीना ऐसा एक स्वीट स्पॉट, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है तो 6 से 12 महीना ऐसा एक स्वीट स्पॉट देखने को मिलता है कि आपके बॉन्ड फंड्स में भी अप्रिसिएशन दिखता है और इक्विटी मार्केट में भी बॉयंसी रहती है। ये हमेशा रेट साइकिल जब टर्न होता है तभी एक स्वीट स्पॉट ऐसा देखने को मिलता है 6 से 12 महीने में, जब दोनों ही एसेट क्लासेस में रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पूरे मैटर को, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को। बाजार अब जो दूसरे फैक्टर्स को देखेगा, ऑफकोर्स Q4 की अर्निंग्स और उसके बाद अब जो अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, उससे भी ध्यान देगा। उससे आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव कर रहे हैं? क्या हम इन लाइन है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर जिस तरह की ग्रोथ फोरकास्ट यहाँ पर रखी जा रही है बेसिस, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे सेक्टर्स एक्सपेक्टेशन थी लेकिन सबड्यूड कहीं पर भी नहीं आया, या तो नंबर्स अच्छे रहे या इन लाइन रहे, ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए Q4 में। एक्चुअली आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब हम लोग इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स का ईपीएस देखते हैं या मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन देखते हैं, तो इंडेक्स ईपीएस अगर जब देखते हैं तो वो क्वांटिटी की बात होती है। तो आप देखिए कि जैसे 2022-23 का जो साल था उसमें अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ अगर आप निफ्टी सेंसेक्स का देखें तो बढ़िया रहा, वो काफी पॉजिटिव जोन में रहा, डबल डिजिट्स में। लेकिन उसमें आप देखिए कि काफी सारी चीजें, कमोडिटी प्राइसेस, मेटल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस,
इस तरीके का जो अर्निंग्स का कंट्रीब्यूशन था वो काफी हाई था। और जब ये कमोडिटी और ये सब इनपुट ओरिएंटेड सेक्टर्स की अर्निंग्स ग्रोथ हाई होती है तो इंडेक्स में डेफिनेटली आपको ईपीएस ग्रोथ दिखती है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स में मार्जिन कंप्रेशन, पुअर विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर डिमांड, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसके मुकाबले अगर आप FY24 देखें, जो अभी जो साल शुरू हुआ है, तो शायद जिस कदर का अर्निंग ग्रोथ हम लोग को पिछले साल देखने मिला, उतना बड़ा अर्निंग ग्रोथ नहीं भी देखने को मिले तो भी कम से कम उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि अगर आप देखें कमोडिटी, मेटल, ऑयल, इसके प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से वहां का अर्निंग्स अगर उसकी रफ्तार घटती है तो इस तरफ आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। होपफुली काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर मार्जिन कंप्रेशन या मार्जिन का प्रेशर जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, जैसे हमारा काम है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना और हम अपना पोर्टफोलियो कुछ अर्निंग्स की हाइपोथेसिस देख करके बनाते हैं, तो हमारे लिए यही है कि कौन से सेक्टर में अर्निंग आती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल ये कि भाई टोटल इंडेक्स में कितनी अर्निंग ग्रोथ आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्वांटिटी ऑफ ईपीएस उस रफ्तार से नहीं भी बढ़े तो कोई बात नहीं है, क्वालिटी इंप्रूव होगी इस साल। आशीष, पहले तो शुक्रिया आप समय दे रहे हैं बातचीत करके। मैं आपका जब टॉप 10 होल्डिंग्स देख रहा था ना, उसमें आपका नेस्ले है और मारुति है। इसका मतलब है कि ये दोनों थोड़ा शहरी अर्बन कंजम्पशन के प्ले है। मेरी कंप्लेंट नहीं है कि आपकी लिस्ट में टॉप 10 में रूरल कंजम्पशन का नेस्ले के सामने मैरिको और डाबर क्यों नहीं था, या मारुति के सामने हीरो या बजाज ऑटो क्यों नहीं था। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, ये कंपनी पसंद नहीं आती, वैल्यूएशन खराब है, क्या है प्रॉब्लम कि हम मैरिको डाबर नहीं देखते, नेस्ले देखते हैं और हीरो और बजाज ऑटो नहीं देखते, उसकी जगह मारुति देखते हैं? एक्चुअली इफ यू आस्क मी, इसमें कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेंड वगैरह का सिचुएशन नहीं है, प्योरली बॉटम अप के ऊपर है। क्योंकि जनरली जब हम लोग वैल्यूएशन देखते हैं तो जैसे आपने बताया टॉप में नेस्ले है, तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे हम लोग हमेशा फ्री कैश फ्लो देखते हैं, लेकिन फ्री कैश फ्लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं। तो अगर आप फ्री कैश फ्लो जनरेशन देखें फॉर एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड, तो मुझे लगता है इंडिया में नेस्ले का हाईएस्ट रहेगा। क्योंकि क्या होता है, हमेशा पी मल्टीपल देख करके डिसाइड किया जाता है, और व्हाइट ओक में हम लोग पी मल्टीपल नहीं देखते हैं, हम लोग प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखते हैं। और फ्री कैश फ्लो भी कौन सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस फ्री कैश फ्लो। तो ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है, इस पे हमको हमेशा नेस्ले अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये, जैसे आपने बताया कि 4 व्हीलर्स का ज्यादा प्रीपॉन्डरेंस है, 2 व्हीलर्स नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें रूरल अर्बन शायद एक एंगल हो सकता है, बट दैट इज नॉट दी ओनली एंगल। अगर आप देखें पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पूरी जो माइग्रेशन, वैल्यू माइग्रेशन हो रही है, मार्केट शेयर में क्षति पहुंच सकती है, कौन से विनर्स हैं उसको डिटरमाइन करना मुश्किल हो सकता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा प्रीपॉन्डरेंस या तो प्रीमियम साइड पे रहा है या तो 4 व्हीलर्स पे रहा है। और शायद हमने कहीं ना कहीं पे ये आप देख भी सकते, ऐसा बोल भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे 2 व्हीलर्स का थोड़ा बहुत मूवमेंट मिस किया होगा, बट जनरली ये शॉर्टर टर्म चेंजेस नहीं है, काफी अरसे से, पिछले मेरे ख्याल में दो साल से कम ये टॉप होल्डिंग में है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आज अपना बाजार का अपना आंकलन हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये ईएमएस पे आजकल आप बहुत बातें सुन रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सिस्टम्स और डिजाइन। और हमने देखा है कि नई कंपनी आईपीओ आ रही हैं, चाहे पुरानी कंपनीज हैं, इसमें बड़ा हरकत हो रही है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट हमारे साथ अब